उद्देश्य का। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, नमस्ते दोस्तों, आप लोग को सभी को नमस्कार, राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, ऑफिस और सब ठीक है। आप लोग का स्वागत है अपने प्रज्ञा कैंपस चैनल में, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। लेके सेशन आया है, आपका सेशन है संविधान में देखिए कि उद्देश्य का प्रस्ताव किसने लाया, कब आया, कैसे। तो उद्देश्य का प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 को। इसको प्रस्तुत करता है, इसको प्रस्ताव को लाने वाले जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इसको कब अंगीकार किया गया संविधान सभा द्वारा, तो 22 जनवरी 1947 को अंगीकार कर लिया गया। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत होता है, प्रस्तुत करने पड़ने जवाहरलाल नेहरू है, और जब इसको अंगीकार किया गया तो 22 जनवरी 1947 को। इसमें कुछ मूल तत्व हैं, कुछ बात कही गई है, उसको ध्यान देंगे। तो मूल तत्व जो उसका प्रस्ताव या प्रस्तावना की है तो वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ये 4 मूल तत्व हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। मूल और 2 समता की बात की गई थी, प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समता की बात की गई थी। प्रतिष्ठा और अवसर की। 3 न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 3 न्याय की बात की गई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और 5 स्वतंत्रता की भी बात की गई है उद्देश्य का या प्रस्ताव या प्रस्तावना में। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, उपासना की स्वतंत्रता है कि आप किसी की भी उपासना करने के लिए स्वतंत्र। समाजवादी, अखंडता, पंथ निरपेक्ष। 3 इस शब्द प्रस्ताव में, उद्देश्य का प्रस्ताव या प्रस्तावना में शामिल किए गए। कब किए गए, जुड़े गए, तो संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया। 42वें संविधान संशोधन कब किया गया, 1976 में से शामिल किया गया। कौन 3 शब्द, समाजवादी, अखंडता, पंथ निरपेक्ष, 3 शब्द। और उद्देशिका पर उच्चतम न्यायालय संविधान का भाग स्वीकृत और स्वीकृत ना, तो उद्देशिका पर उच्चतम न्यायालय का जो संविधान का भाग है उस पर क्या होगी, स्वीकृत या स्वीकृत होगी, तो स्वीकृति होगी। मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया बाद में धारणा प्रस्तुत, तो ये स्वीकृत होगी। मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडियन अस्वीकृत हुई, बेरूवादी बाद में क्या हो गया, ये अस्वीकार हो गया, अस्वीकृत हो गई। परीक्षा की दृष्टि देखिए, संविधान की आत्मा कहा गया उद्देशिका को। संविधान की आत्मा किसे कहा गया, उद्देशिका को। उद्देशिका को या प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। जिसको राजनीतिक जन्मपत्री कहा है, किसने कहा, के.एम. मुंशी जी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। और डॉक्टर वी और अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। तो उद्देशिका को संविधान की आत्मा किसने कहा, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो उद्देशिका या प्रस्ताव को। और संविधान की आत्मा उद्देशिका को कहते हैं। इसको किसने कहा, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को अनुच्छेद 32 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा उद्देश्य का है, प्रस्तावना है। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को 1932 में, अनुच्छेद 32 में। संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। संविधान को पवित्र दस्तावेज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उद्देशिका या प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक,
आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय दिलाने के। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 स्वतंत्रता की बात की गई। प्रतिष्ठा और अवसर की समता होती है, और समता की बात की गई, प्रतिष्ठा भी समान अवसर है, अवसर में भी समता दिखाई जाएगी। प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। गुड़ी टॉपिक आया है अनुसूचियां उनके विषय, अनुसूचियां और उनके विषय। अनुसूचियां उनके विषय। अनुसूची, पहली अनुसूची में क्या कहा गया है, ये पूछ देता है कि पहली अनुसूची में क्या 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 नहीं, ये जो बंधनीय किस अनुसूची में है, तो ये ध्यान रखना। तो पहली अनुसूची में पूछता है कि राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र है। पहली अनुसूची में संविधान में क्या कहा गया कि राज्य होगा और संघ राज्यों का क्षेत्र होगा। दूसरी अनुसूची में क्या कहा, राष्ट्रपति था उच्च पदाधिकारी, जो अन्य उच्च पदाधिकारियों के वेतन की बात की गई। तो दूसरी राष्ट्रपति और उनके उच्च पदाधिकारियों के वेतन की बात किस अनुसूची में की गई? तो अनुसूची 2 में क्या कहा गया है, राष्ट्रपति था अन्य पदाधिकारियों के वेतन। पहली अनुसूची में क्या है, तो राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, एक राज्य का राज्य समूह का क्षेत्र होगा, राज्य समूह का। तीसरी अनुसूची है शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप, शपथ या प्रतिज्ञान मतलब शपथ लेने का जो विधान नियम है, अनुसूची 3 में है, सभी को शपथ दिया जाता है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किस तरह से क्या से दी जाएगी, तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। और 5वीं अनुसूची में है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध अनुसूची 5वीं में है, अनुसूची 5वीं में है। ये आता है भाई, क्वेश्चन स्थान बनाता है एग्जाम में, जो पूछते हैं 5वीं अनुसूची में ये वाला। और 6वीं अनुसूची देख लें, ये भी सही है, मतलब इम्पोर्टेंट ही है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से उपबंध है। 7वीं अनुसूची में क्या दे रखा है, 7वीं सूची में देखिए एक संघ सूची होती है और राज्य सूची होती है, एक समवर्ती सूची होती है, 3 सूची हैं 7वीं सूची में। तो संघ सूची में कौन आते हैं, कितने विषय हैं, राज्य सूची है किसमें कौन कौन आते हैं, इसके अंतर्गत कितने विषय हैं, और समवर्ती सूची है कहाँ से ली गई है, कितने इसमें विषय हैं, कौन कौन समवर्ती सूची में रखा गया है, ये सभी पूछता है। तो 7वीं सूची में क्या है, संघ सूची, समवर्ती सूची और समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का क्या है, विभाजन। संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है। 8वीं अनुसूची में भाषा की बात की गई है, जो 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त है वो हैं, 8वीं सूची में भाषा की बात की गई है। 7वीं में अनुसूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची एवं केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। 9वीं अनुसूची, ये 9वीं सूची जो कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि नामान्यकरण है, 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची को दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता, दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता वाली दल परिवर्तन, 10वीं अनुसूची भी पूछ देता, 9वीं अनुसूची भी पूछ देता, नियमों से किसे है, किसानों जुड़े है, पंचायत से कौन सी अनुसूची, 9वीं। 11वीं अनुसूची कौन है, पंचायत से संबंधित प्रावधान है, सॉरी 11वीं अनुसूची पूछता है, पंचायत से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में है, तो 11वीं सूची में। 12वीं सूची में क्या, नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध, 12वीं सूची नगर पालिकाओं से संबंधित है और 11वीं सूची पंचायत के। शासन प्रणाली देखिए किस तरह की होती है, शासन प्रणाली 2 तरह की होती है, एक प्राचीन रूप होता है, एक आधुनिक रूप होता है। प्राचीन रूप जो शासन प्रणाली की थी वो राजतंत्र थी, शासक था, राजा था ना, तो उसमें प्राचीन रूप में
क्या था, पहले राजतंत्र था तो उसमें राजतंत्र में शासक हुआ था जिसे राजा कहते थे। आधुनिक जो शासन प्रणाली है उसमें लोकतंत्र होता है, उस तंत्र में जो शासक होता है वो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होता कहलाता है ना, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होता है। आगे चलकर वही शासक जो राजा कहलाता है शासन प्रणाली में प्राचीन रूप से, अब आधुनिक रूप में जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कहलाता है, आगे चलकर दो में बदल जाता है। एक पद अनुवांशिक होता है, एक सत्ता स्रोत स्वयं राजा ना जी, सत्ता स्वयं राजा। उदाहरण के लिए सऊदी अरब, यूएई, ओमान जो शासन प्रणाली, प्राचीन शासन प्रणाली रूप है, जो शासक है जिसमें राजा रहता है, तो उससे क्या होता है, पद अनुवांशिक, मतलब जो उसके वंश से अगली पीढ़ी के जो होगा, मतलब वंशानुक्रम आ जाता है। उसके बेटे बने तो उसके बेटे, उसके इसी तरह से उसके परिवार का ही कोई न कोई सदस्य क्या बनेगा, राजा बनेगा या रानी। तो सत्ता, तो क्या होता है, सत्ता का स्रोत स्वयं क्या हो जाता है, राजा हो जाता है। उदाहरण के लिए देखें, सऊदी अरब है, यूएई संयुक्त अरब इमारात, सऊदी अरब, ओमान, कतर, भूटान आदि देश हैं जहाँ पर प्राचीन रूप से शासन प्रणाली चलती है जिसमें सर्वोच्च क्या होता है, राजा होता है। देखिए प्रधानमंत्री वही शासक होता है, चलाता है। प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जब शासक होता है तो इसमें पद योग्यता पर आधारित होती है। यदि पद के योग्य है तो उसे पद योग्यता मतलब पर आधारित होती है। सत्ता का स्रोत जनता होती है। सत्ता का स्रोत कौन होता है, जनता। वहाँ राजा है जो चाहे जो करे, यहाँ पर जनता होती है। फिर क्या दे रखा है, उदाहरण के लिए देखें तो अमेरिका जो लिखित संविधान है, तो सर्वप्रथम लिखित संविधान अमेरिका का पाएगा, सबसे बड़ा पाएगा तो हमारा, और लचीला है, कठोर और लचीला है। ब्रिटेन, हाँ इसका लिखा ही नहीं संविधान है ब्रिटेन। और भारत, कनाडा, फ्रांस आदि देश हैं जो जिस पर आधुनिक रूप से चलती है शासन प्रणाली, जिसमें इसका शासक प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होता है। अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, कनाडा, फ्रांस आदि देश। सत्ता का स्रोत कौन होता है, इसमें जनता होती है। एक साथ भी देख लें, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। शासन प्रणाली देखें तो प्राचीन रूप और आधुनिक रूप। प्राचीन रूप से राजतंत्र, शासक कौन होता है, राजतंत्र चलता है, क्या कहते हैं, राजतंत्र। इधर का शासक को, आधुनिक रूप से शासक को क्या कहते हैं, लोकतंत्र। और इसके शासक जो होते हैं तीन की मट्टी से घूमने के लिए, ठीक है, इस तरह से होता है पूरा। अगली बार अपना नेक्स्ट हम दिखा रहे हैं लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के मुख्य रूप। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के मुख्य रूप अध्यक्षीय, संसदीय। अध्यक्षीय होता है और एक संसदीय होता है। अध्यक्षीय में आता है राष्ट्राध्यक्ष या राज्य का प्रमुख, शासन अध्यक्ष या सरकार का प्रमुख होता है। वो अध्यक्षीय में राष्ट्राध्यक्ष होगा या राज्य का प्रमुख होगा, शासन अध्यक्ष होगा या सरकार का प्रमुख होगा। अध्यक्षीय दो प्रकार होते हैं। इसमें इन सब का क्या आता है, इनमें राष्ट्रपति होता है। राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। और सर्वश्रेष्ठ उदाहरण यूएसए है। सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है, यूएसए है। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के मुख्य रूप क्या है, अध्यक्ष होते हैं और संसदीय होते हैं। तो अध्यक्षीय में कहाँ चलता है, राष्ट्राध्यक्ष होता है, राज्य का प्रमुख होता है या राज्य प्रमुख होता है। शासनाध्यक्ष होता है या सरकार का प्रमुख, जैसे राष्ट्रपति होता है जो राज्य का वास्तविक प्रमुख माना जाता है। लेकिन संसदीय जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, इसमें देखिए एक राष्ट्राध्यक्ष या राज्य का प्रमुख होता है, शासनाध्यक्ष या सरकार का प्रमुख होता है। राष्ट्राध्यक्ष या राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति या राजा होगा। यहाँ शासनाध्यक्ष या सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। फिर ये राष्ट्रपति या राजा क्या करेंगे, राज्य का नाम मात्र का प्रमुख होता है राष्ट्रपति या राजा, और प्रधानमंत्री राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है। सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ब्रिटेन और भारत। सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ब्रिटेन और भारत। यहाँ यूएसए है। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के मुख्य रूप अध्यक्षीय और संसदीय होता है। और उसमें अध्यक्षीय में कौन आता है, राष्ट्राध्यक्ष राज्य का प्रमुख होता है, शासनाध्यक्ष जो सरकार का प्रमुख होता है।
दोनों जगह क्या होता है, ये राष्ट्रपति होते हैं इसमें, और राष्ट्रपति का राज्य का वास्तविक प्रमुख माना जाता है, और सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है यूएसए। राष्ट्रपति कोई राज्य का प्रमुख। संसदीय प्रणाली में राष्ट्राध्यक्ष या राज्य का प्रमुख होता है, शासनाध्यक्ष सरकार का प्रमुख या सरकार का प्रमुख होता है, तो अलग होता है। देखो, राष्ट्रपति या राजा जो राष्ट्राध्यक्ष होता है या राज्य का प्रमुख होता है, और शासनाध्यक्ष या सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री है। राष्ट्रपति या राजा का नाम मात्र है राज्य का प्रमुख, और लेकिन राज्य का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है ब्रिटेन और भारत।